नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। ऐसा शो जो आपको ले जाता है स्टार्टअप के इकोसिस्टम में, बताता है इस सेक्टर की बड़ी खबरें, साथ ही दिग्गजों से जानते हैं उनके स्टार्टअप मंत्र। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर हम देखें तो सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक नई क्रांति का चेहरा बन चुका है। जहां एक वक्त पर बिजनेस सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक सीमित था, आज वहां टियर 2, टियर 3 सिटीज से भी ऐसे ऐसे आइडियाज निकल रहे हैं कि दुनिया दंग है। फूड डिलीवरी हो, फिनटेक हो, हेल्थ या एजुकेशन, हर सेक्टर में इनोवेशन की लहर चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चमकते सफर के पीछे कोई मुश्किलें नहीं हैं, दिक्कतें नहीं हैं, चुनौतियां नहीं हैं। फंडिंग का जो चैलेंज है वो हाल फिलहाल बड़ी समस्या बना है। हमारे सहयोगी शरद दुबे के पास सबसे पहले चलेंगे और वो बता रहे हैं कि आखिर D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेगमेंट में फंडिंग का चैलेंज हाल फिलहाल किस तरह का रहा है। जी शरद, बताएं क्या है आपके पास रिपोर्ट। भारत के स्टार्टअप जगत में जो D2C सेगमेंट होता है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेगमेंट, यहाँ पे फंडिंग थोड़ी कम हुई है। यहाँ पे देखा जाए तो 2024 में जो ओवरऑल फंडिंग है वो 18% गिर गई है। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो करंटली जो है $757 मिलियन का फंडिंग आया है। अब यही पीरियड अगर लास्ट ईयर कंपेयर करें तो ये आंकड़ा लगभग $926 मिलियन का है। इम्पॉर्टेंटली क्यों घट रही है फंडिंग, ये बात करते हैं। इसमें दो अहम रीजंस आते हैं। सबसे पहला आता है कि निवेशकों और सतर्कता हो गए हैं और ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़े धीमे हो गए हैं। एलपी मार्केट बोलिए या जीपी मार्केट, एलपी होता है आपका लिमिटेड पार्टनर का, जीपी होता है जनरल पार्टनर का वीसीज में। यहाँ पे भी जो है लोग थोड़े सतर्क हो गए हैं, जिस तरह निवेश किए जा रहे हैं, जिस तरह फ्लो ऑफ फंड्स आ रहा है और जिस तरह डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स देखने मिल रही है। अब ज़्यादातर निवेशकों का फोकस अब ग्रोथ के साथ मुनाफे पर भी आ गया, जो हम कहते हैं हमेशा पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी। तो स्टार्टअप में ग्रोथ तो रहता है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखना चाहिए और इसी के कारण जो है फंडिंग्स थोड़ी रुकी हुई हैं, ताकि और ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस हो पाए प्रोजेक्ट्स में और प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में ही पैसा लगे आगे जाते हुए। 2024 में कितनी डील हुई थी इसके बारे में बता देता हूँ। D2C स्टार्टअप्स के लिए लगभग 175 फंडिंग जो है डील्स हुए हैं और 2023 में ये संख्या 235 थी। अब ये जितना भी डाटा मैं बता रहा हूँ ये ट्रैक्शन के जरिए आ रहा है, जहाँ पे ये इंपॉर्टेंट स्टार्टअप और उनके डील्स के डेटा देते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ट्रैक्शन का। एंजल की बात करें तो एंजल इन्वेस्टर्स की भूमिका जो है यहाँ पे थोड़ी घट गई है और ओवरऑल शुरुआती स्टेज में जो निवेश किया करते थे, अब एंजल इन्वेस्टर्स की संख्या में भी कमी देखने मिली है। एंजल इन्वेस्टर्स जो है ग्रोथ कैपिटल देते थे, एक टाइप से रिस्क कैपिटल होता था, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है और सीरीज ए और बी राउंड्स में भी अब फोकस ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जहाँ पे कंपनी के पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी और साइज और स्केल और ज़्यादा दिखता है और रिस्क जो लेवल्स होते हैं वो कम होते हैं। कौन से सेक्टर है जहाँ पे ज़्यादा निवेश हो रहे हैं इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ब्रांड्स में सबसे ज़्यादा अधिक फंडिंग देखने मिल रही है। फैशन और हेल्थ ब्रांड्स में भी निवेशक जो है यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। ग्रोथ का आउटलुक के बारे में बात करें D2C स्पेस में तो दो अहम बात सामने आती है। सबसे पहला कि जो एक्सपर्ट मानते हैं कि इस साल थोड़ी रिकवरी हो सकती है, पूरी रिकवरी नहीं, थोड़ा सा रिकवरी देखने मिल सकता है, खास करके आपके अर्बन सेगमेंट में। और स्टार्टअप्स के मुनाफे और कस्टमर वैल्यू पर भी ज़्यादा ध्यान देने वाला है। तो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और इसके अलावा क्या वैल्यू मिलता है कस्टमर्स को, उस पर भी पूरी जो है रुझान होगी और यही जो है पूरी D2C सेगमेंट का पूरा तात्पर्य होता है। लेकिन ओवरऑल फंडिंग में अभी गिरावट आई है और थोड़ी सी सुस्ती जो है आपको इन्वेस्टर से देखने मिल रही है D2C स्पेस में। शुक्रिया करेंगे शरद इस अहम रिसर्च के लिए, रिपोर्ट के लिए। और अब चलते हैं मेरी सहयोगी मानसी दवे के पास, जो लेकर आई हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, भारत के लिए यह खबर बहुत मायने रखती है। मानसी, गूगल ने कुछ अच्छी खबर दी है, जरा बताएं। जी हाँ, गूगल की तरफ से एक गुड न्यूज़ है जो कि भारत को काफ़ी पसंद आ रही है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि गूगल पिक्सल फ़ोन का प्रोडक्शन जो है वो वियतनाम से भारत शिफ्ट हो सकता है और अगर ऐसा हो जाता है तो भारतीय कंपनियों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इन पर्टिकुलर कंपनियों के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर साबित होता हुआ दिखेगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ जो है वो गूगल पिक्सल फ़ोन की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। सो डोमेस्टिक कंपनी है और ये गूगल पिक्सल की भारत में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। वियतनाम पर अमेरिका का टैरिफ बढ़ने से प्रोडक्शन जो है वो भारत शिफ्ट होने की संभावना है। पिछले दिनों ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ का सिलसिला चला था, जो कि अक्रॉस द ग्लोब दुनिया भर के देशों पर लगता हुआ दिखा।
और इसी के तर्ज पर आपको बता दें, अमेरिका ने वियतनाम पर 46% और भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। अब जाहिर सी बात है, जहां पर कम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है उसी की तरफ कंपनी जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि अपना फायदा तो हर कंपनी देखेगी ही। और इसी के चलते गूगल की पेरेंट अल्फाबेट सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना भी चाहती है। ये खबर भी सूत्रों के हवाले से मिलती हुई देखने को मिली है। वियतनाम फिलहाल गूगल पिक्सल फोन के लिए प्राइमरी प्रोडक्शन हब है और यही प्रोडक्शन हब शिफ्ट हो सकता है, ऐसी खबरें आती हुई दिख रही है। और ये प्रोडक्शन हब शिफ्ट होकर भारत की तरफ आने की खबर मिलती हुई दिख रही है, विच इन इटसेल्फ इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। डिक्सन टेक के अलावा फॉक्सकॉन भी है जो कि गूगल पिक्सल फोन बनाती है। अब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये भी आपको बताते हैं, और गूगल डिक्सन का करार जो है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। गूगल और डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बीच करार जो है काफ़ी पुराना है। नवंबर में डिक्सन की सब्सिडरी फेडरिट ने गूगल के साथ करार किया था और भारत में बनने वाले पिक्सल फोन में डिक्सन की हिस्सेदारी करीब 70%, यानी कि 70%, विच इज़ अ बिग चंक इन इटसेल्फ। भारत में जो फ़ोन प्रोडक्शन होते हैं उसमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की हिस्सेदारी है। भारत में बनने वाले पिक्सल स्मार्टफोन की अभी घरेलू बिक्री होती है, यानी कि डोमेस्टिक सेल्स यहाँ पर होती है, और भारत में स्मार्टफोन पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 16.5% होने से घरेलू प्रोडक्शन होता है। डिक्सन नोएडा और फॉक्सकॉन तमिलनाडु में पिक्सल फोन्स बनाती हैं। तो फिलहाल तो ऑन दी फेस ऑफ इट दो कंपनियां हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और फॉक्सकॉन, जो कि नोएडा और तमिलनाडु से ये फोन्स जो हैं वो बनाती हैं। सो क्लियरली प्रोडक्शन हब जो है वो शिफ्ट होने की बात हो रही है, और ये प्रोडक्शन हब अगर शिफ्ट होते हैं वियतनाम से भारत की तरफ तो आपको बता दें कि अपॉर्चुनिटी साइजेबल है। 2023 में पिक्सल ने करीब 1 करोड़ फ़ोन बेचे थे। अब ये फ़ोन बेचे थे तो प्रोड्यूस भी हुए थे, मेजॉरिटी प्रोडक्शन जो है वो वियतनाम में होती है, और वो प्रोडक्शन हब अगर शिफ्ट होता है और भारत की तरफ आता है तो भारत की कंपनियां हैं जो कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको एक साइजेबल अपॉर्चुनिटी मिलती हुई देखने को मिलेगी। आंकड़ों के मुताबिक अगर देखें तो रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट 9,000 से 10,000 करोड़ तक जाती हुई देखने को मिल सकती है, बिकॉज अगर 30% भी प्रोडक्शन शिफ्ट होता है वियतनाम से इंडिया, सो इट कैन क्लियरली ब्रिंग एन अपॉर्चुनिटी, अ साइजेबल वन ऑफ 9,000 करोड़ टू 10,000 करोड़। सो ये एक ऐसी खबर है, सूत्रों के हवाले से इस वक्त है, लेकिन वियतनाम से अगर गूगल पिक्सल का प्रोडक्शन शिफ्ट होता है तो फिर भारत के लिए, और अगर भारत की तरफ मुड़ता है तो भारत के लिए एक साइजेबल अपॉर्चुनिटी के तौर पर बनता दिखेगा। बिल्कुल मानसी, शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम जानकारी के लिए। और चलिए, इस हफ्ते आखिर और कौन कौन सी खबरें छाई रहीं, फटाफट से टॉप न्यूज़ में आपको बताते हैं। सबसे पहले खबर जोमेटो की। जोमेटो की दुनिया से बड़ी खबर है। कंपनी के फूड डिलीवरी बिजनेस के सीईओ राकेश रंजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब कंपनी के संस्थापक और सीईओ दीपिंदर गोयल खुद इसकी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अब जोमेटो की टेक और टेबल दोनों की कमान एक ही शख्स के हाथ में होगी। जोमेटो के फूड डिलीवरी ऑपरेशंस में ये लगातार दूसरा बड़ा इस्तीफा है। इससे पहले फूड डिलीवरी के सीओओ रिंशुल चंद्रा ने भी अपनी भूमिका से इस्तीफा दिया था। टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक बड़ी खबर सामने आई है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने अब न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी ओक्लो के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। ओक्लो की पेरेंट कंपनी एल्टीसी एक्विजिशन कॉर्प की तरफ से ये जानकारी दी गई है। दरअसल ओक्लो और एलटीसी के मर्जर के बाद सैम ऑल्टमैन अब कंपनी के बोर्ड में शामिल नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि सैम ऑल्टमैन ओक्लो के शुरुआती इन्वेस्टर्स में से एक थे और उन्होंने कंपनी को फाइनेंशियली काफी सपोर्ट भी किया था। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एनएसडीसी और बाइक टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनी रैपिडो ने आपस में करार किया है। इस साझेदारी का मकसद गिग वर्कर्स को स्किल्ड बनाना और उन्हें नई तकनीक, सेफ्टी और कस्टमर सर्विस जैसे अहम पहलुओं की ट्रेनिंग देना है। रैपिडो के साथ जुड़ने वाले राइडर्स को अब एनएसडीसी के जरिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग और स्किल सर्टिफिकेशन मिलेगा। इससे न सिर्फ उनकी कमाई के मौके बढ़ेंगे बल्कि उन्हें बेहतर जॉब्स के लिए भी तैयार किया जाएगा। सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी अब सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज तक ही सीमित नहीं है। ब्रिटेन की ऑटोनोमस व्हीकल टेक कंपनी वेव ने अब जापान में अपना टेस्टिंग और डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया है। वेव का ये कदम एशियाई मार्केट में अपने पांव जमाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ये सेंटर जापान के टोक्यो में स्थापित किया गया है, जहां कंपनी लोकल ट्रैफिक कंडीशंस के मुताबिक अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करेगी। भारत की ई मोबिलिटी स्टार्टअप युलू एक बार फिर निवेशकों की नजर में है। कंपनी जल्दी ही करीब $80 मिलियन यानी लगभग 665 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है।
युलू की इस फंडिंग राउंड की खास बात यह है कि इसका नया मॉडल क्विक कॉम यानी क्विक कॉमर्स डिलीवरी के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए ई स्कूटर्स। इन स्कूटर्स को कंपनी ने रेजर पे, ब्लिंकिट, जेप्टो जैसी डिलीवरी कंपनियों की जरूरतों के मुताबिक तैयार किया है। भारत की तेजी से बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी जेटवर्क अब आईपीओ यानी पब्लिक इशू के जरिए शेयर बाजार में एंट्री की तैयारी है। कंपनी ने साफ किया है कि वो अगले 12 से 24 महीनों के भीतर आईपीओ ला सकती है। जेटवर्क का कहना है कि वो इस वक्त अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टीम स्ट्रक्चर और इंटरनल गवर्नेंस को आईपीओ के लिए तैयार कर रही है। जेटवर्क का मुख्य फोकस है मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग। ये कंपनी भारत और ग्लोबल मार्केट्स में औद्योगिक उपकरण, मशीनरी और कस्टम मैन्युफैक्चरिंग की सेवाएं देती है। फोन पे ने आईपीओ की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने अब खुद को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया है और ये बदलाव आने वाले आईपीओ की तैयारी का एक हिस्सा माना जा रहा है, जिसे अगले कुछ महीनों में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि अब कंपनी भारतीय कंपनियों के नियमों के मुताबिक शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए पूरी तरह तैयार हो रही है। कंपनी पहले ही भारत में अपना पूरा ऑपरेशन शिफ्ट कर चुकी है। बता दें कि पहले फोन पे सिंगापुर की इकाई के तौर पर रजिस्टर्ड थी। भारत की प्रमुख क्विक सर्विस रेस्टोरेंट कंपनी देवयानी इंटरनेशनल ने लोकप्रिय फूड ब्रांड बिरयानी बाई किलोज में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने का निर्णय किया है। इस अधिग्रहण से देवयानी इंटरनेशनल की फूड सर्विस पोर्टफोलियो में और विविधता आएगी, जिससे कंपनी को नए ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। बता दें कि देवयानी इंटरनेशनल केएफसी, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी जैसे ब्रांड्स का संचालन करती है। इस कदम से अपने कारोबार को और विस्तार देना चाहती है। वहीं बिरयानी बाई किलो, जो कि क्लाउड किचन मॉडल पर आधारित है, इस साझेदारी से अपने संचालन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और मजबूत कर सकेगी। एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी एचयूएल यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने D2C पर्सनल केयर ब्रांड मिनिमलिस्ट की पेरेंट कंपनी अपराइजिंग साइंस प्राइवेट लिमिटेड में 90.5% हिस्सेदारी का अधिग्रहण आखिरकार पूरा कर लिया। यह अधिग्रहण 2706 करोड़ के ऑल कैश डील के माध्यम से किया गया है, जिसमें प्राइमरी फंडिंग और सेकेंडरी सेल्स दोनों शामिल हैं। मिनिमलिस्ट की स्थापना 2020 में मोहित यादव और राहुल यादव ने किया था। कंपनी स्किन केयर, हेयर केयर और बॉडी केयर उत्पादों की बिक्री करती है। स्टार्टअप सेक्टर से जुड़ी एक अहम खबर इस हफ्ते सामने आई। भारत सरकार ने अब स्टार्टअप में निवेश करने वाले इन्वेस्टर से पूरी विस्तृत जानकारी मांगी है। सरकार ने कहा है कि निवेश की रकम, उसका सोर्स, निवेश के उद्देश्य, इन सारी जानकारियों को अब मैंडेटरी आपको साझा करना होगा। इसका मकसद है फंडिंग में पारदर्शिता को बढ़ाना, अवैध निवेश या राउंड ट्रिपिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाना। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब जुड़ेंगे तब हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र। अब बिना किसी देरी के मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज हमारी खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं जितेंद्र चौकसे, जाने माने हेल्थ एजुकेटर और फाउंडर और सीईओ फिटर से। बहुत बहुत शुक्रिया जेसी, आप इस चर्चा में शामिल हुए। और जेसी का लुक देखकर आप समझ गए होंगे कि फिटनेस और बाकी जो गतिविधियां हैं उसमें कितनी ज़्यादा दिलचस्पी है जेसी को। तो सबसे पहले बधाई जेसी, आपका स्टार्टअप, आपका ड्रीम अब मुनाफे में आ चुका है। तो हमें बताइए कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे जो इस रिटर्न टू जो प्रॉफिटेबिलिटी का सफर रहा उसमें योगदान देते नजर आए। आई थिंक सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो टीम को जाता है। देखिए, कोई भी एक कंपनी होती है, कोई भी एक कम्युनिटी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण एक रोल जो अदा करता है वो उसके लोग होते हैं, टीम होती है। सो आई थिंक हमने काफ़ी चेंजेस जो हैं अपनी इंटरनल टीम में किए हैं। KPI ड्रिवन एक अप्रोच हमने फॉलो की है। तो टीम में काफ़ी ज़्यादा जोश था। उन्होंने अपने KPIs को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को अप्रोच किया। दूसरा, हम लोगों ने मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा बजट अपना कट डाउन किया, तो वहाँ से भी काफ़ी हमको जो पैसा हमारा वेस्ट हो रहा था वो नहीं हुआ। उसके अलावा हमने कम्युनिटी इंगेजमेंट काफ़ी बढ़ाया। और दूसरा,
हमने जो एक वेरेबल लॉन्च किया है, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा हमको फ़ायदा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड देन गोइंग बैक टू द बेसिक्स, हेल्प सर्विस तो हमारी पहले से अच्छी थी, उसको हमने और ज़्यादा इम्प्रूव किया है, ऐप भी और ज़्यादा बेटर हो रहा है और गोइंग फॉरवर्ड जस्ट बेसिक्स पे ध्यान रखते रहेंगे हम लोग। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप अपने बेसिक्स पर ध्यान दीजिए, अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखिए, अपनी टीम को बेहतर बनाइए, उन पर भरोसा कीजिए और देखिए क्या कमाल होता है, कहाँ से शुरुआत हुई थी और आज कहाँ तक जेसी पहुंचे हैं। जेसी, हमें अपने कारोबार के में बताइए, ज़रा आपका कारोबार किस तरह का है, आपका बिजनेस मॉडल कैसा है और कैसे शुरुआत हुई थी इसकी? जी देखिए, ट्विटर एक छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू हुई थी 2015 में 14 में और मैं जनरली लोगों को ट्रेन करता था फ्री में, उनको हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में, न्यूट्रिशन ट्रेनिंग के बारे में बताता था। और फिर वहाँ से धीरे धीरे जब काफ़ी लोग जुड़ने लगे, और ये मैं फ्री में करता था, जब काफ़ी लोग जुड़ने लगे, लोगों ने मुझसे पूछा कि जैसी आप हमें ट्रेन कर सकते हैं। तो एक टाइम पे मैं 200 से 300 लोगों को ट्रेन कर रहा था, बट उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गया, तो मैंने फिर एक आइडिया सोचा कि क्यों ना हम इन लोगों को ट्रेन करने की जगह डायरेक्ट, क्योंकि एक इंसान कितने लोगों को ट्रेन करेगा, उनको हम एजुकेट करें, और जिनको हम एजुकेट करेंगे अगर वो लोग बाकी लोगों को कोच करें, तो इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी पहुंच पाएंगे और हम इस एक फिटनेस इंडस्ट्री में जॉब भी क्रिएट कर पाएंगे। तो वही एक आइडिया था। उससे फिर हमने शुरुआत की, पहले एक छोटी सी वेबसाइट बनाई थी। फिर वेबसाइट जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता चला गया, काफ़ी लोग ज्वाइन करते चले गए, फिर हमने वहाँ से एक ऐप बनाया और अब ऐप के बाद में अब नाउ वी आर गेटिंग इनटू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, वी आर गेटिंग इनटू मेडिसिन 3.0। सो एक जर्नी रही है पिछले 10 साल में। पर शुरुआत अगर बोले तो शुरुआत सिर्फ एक छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप से हुई थी। क्या बात है, एक छोटी शुरुआत व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप से शुरुआत हुई और कहां तक कारोबार को आपने पहुंचाया। जेसी, क्या कुछ नया हो रहा है आपके कारोबार में? मेडिसिन 3.0 की काफ़ी चर्चा है, पुणे के फिजिकल सेंटर के बारे में भी बताइए, आखिर उसका मकसद क्या होगा? देखिए, मेडिसिन 3.0 जो है वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करता है। जो हमारी एक मेडिसिन 1.0 है, वो एंशियंट मेडिसिन जो होती थी, जो कि ट्रायल एंड एरर ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती थी। उसके बाद में मेडिसिन 2.0 आई, जो कि हमारी करंट मेडिसिन है, राइट। तो जो करंट मेडिसिन है वो हमारी काफ़ी हद तक जो होती है वो सिम्टोमेटिक होती है। उसमें प्रिवेंटिव जो आपका हेल्थ केयर होता है वो मॉडल कहीं ना कहीं नहीं आता है। उसमें जिनोमिक फिर आपके जो इंटरवेंशन होते हैं वो भी नहीं होते हैं, राइट। सो इन सारी चीज़ों का एक कल्मिनेशन होता है मेडिसिन 3.0। इट्स अ कंसेप्ट, इट्स अ फ्रेमवर्क। ये एक मेडिसिन 2.0 से 3.0 की तरफ हमको जाना है। तो उसमें जो हमारा जो फिजिकल सेंटर्स हैं, हमारे जो फिजिकल सेंटर्स हैं, दे आर ऑल अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनटू जेनेटिक जीनोमिक मेडिसिन की तरफ। साथ ही साथ वहाँ पर डायग्नोस्टिक लैब्स रहेंगी, जो कि आपकी एंड टू एंड आपकी फुल बॉडी का जो डायग्नोस्टिक होगा। और उसके बाद में फिर वहाँ पे हमारा एक कॉर्पोरेट ऑफिस रहेगा। और साथ ही साथ वी आर ऑल्सो गेटिंग इनटू मैटरनिटी क्लिनिक्स, क्योंकि देखिए हेल्थ जो होती है वो माँ के पेट से बच्चों में चालू हो जाती है। क्योंकि आप देखेंगे काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि एक व्यक्ति जिसकी एक व्यक्ति जो होता है उसकी हेल्थ जो होती है वो उसके जन्म से पहले 5 साल में डिसाइड हो जाती है। जो आपका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, 90% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट कंप्लीट्स बाय द एज ऑफ 5, 95% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट कंप्लीट्स बाय द एज ऑफ 10। तो जो जिंदगी के पहले 5 साल होते हैं वो आपकी काफ़ी सारी जो बची हुई जिंदगी होती है उसमें आपकी हाइट भी हो जाती है, उसमें आपकी हेल्थ भी हो जाती है और आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी हो जाती हैं। वो सारी चीज़ें जो होती हैं पहले 5 साल में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो एक मैटरनिटी केयर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मेडिसिन 3.0, डायग्नोस्टिक्स, और फिर जो हमारा एक प्रिवेंटिव मॉडल है, साथ ही साथ वेरेबल्स और जीनोमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हम शुरू करने वाले हैं। चलिए, मेरा अगला सवाल आपके इसी इनिशिएटिव के बारे में है। अपनी सर्विसेज के बारे में थोड़ा और बताइए, ये डिफरेंशिएशन बताइए, क्या है ये सारा चीज़? देखिए, फिटर काफ़ी समय से मेडिसिन 3.0, जो कि हालांकि एक रीसेंट फ्रेमवर्क है, बट उसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं विच इज़ प्रिवेंटेटिव लाइफस्टाइल और बिहेवियर इंटरवेंशंस ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें फिटर पिछले 10 साल से प्रमोट करता आ रहा है। तो ये अब जबकि मेडिसिन 3.0 के फ्रेमवर्क में भी ये सारी चीज़ें हैं, तो इट शोज़ कि समवेयर वी वर अहेड ऑफ आवर टाइम। हम ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी समय से सही करते हुए आ रहे हैं। अब हम उस फ्रेमवर्क को बढ़ाना चाहते हैं, अब उस फ्रेमवर्क को हम कंप्लीट कर रहे हैं बाय एडिंग अदर थिंग्स विच इज़ वैल्यू बेस्ड, पेशेंट केयर,
आपका जीनोमिक इंटरवेंशंस, डायग्नोस्टिक्स। तो एक इन सब चीज़ों का जो कल्मिनेशन होता है वो होता है मेडिसिन 3.0 का फ्रेमवर्क, और उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अ, अब ये एक आप बोल सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट अपग्रेड ओवर व्हाट करंटली एग्जिस्ट इन द मार्केट। सो कोशिश कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाने के लिए। चलिए, मेरा अगला सवाल आपका आपके लोगों की फिटनेस से जुड़ा है। मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस, इन दोनों में सबसे जरूरी क्या देखते हैं जैसी? देखिए, मेरा मानना है कि जो फिजिकल और मेंटल वेलबींग होती है, या फिजिकल और मेंटल हेल्थ होती है, वो एक दिन और रात की तरह होती है। तो बिना दिन के रात नहीं होती, बिना रात के दिन नहीं होता। उसी तरह से विदाउट फिजिकल हेल्थ देयर इज नो मेंटल हेल्थ, एंड विदाउट मेंटल हेल्थ देयर इज नो फिजिकल हेल्थ। तो दोनों साथ में लेकर चलना पड़ता है। और जिस तरह आप अपनी बॉडी को लेके, जो जिस तरह आप अपना शारीरिक परिश्रम करते हैं, उसी तरह से जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, सीखते हैं, नई नई स्किल्स सीखते हैं, तो उससे आपका मानसिक परिश्रम होता है। और दोनों तरह के परिश्रम हर इंसान को रोज अपने जीवन में अख्तियार करना चाहिए। अगला सवाल, मैं आपके बिजनेस से गुजर रहा था जैसी, मेरी नज़र आपकी और ऋतिक रोशन की एक तस्वीर पर पड़ी आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर। ज़रा बताइए, मैं मानता हूं कि इसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी ज़रूर रही होगी। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था, सन 2000 में ऋतिक रोशन की जो मूवी आई थी कहो ना प्यार है, उस मूवी से मैं सबसे पहले इंस्पायर हुआ था। और कहीं ना कहीं ऋतिक सर का एक बहुत बड़ा योगदान है मेरी इस जर्नी में, क्योंकि उनको मैंने हमेशा अपना एक गुरु मान के एक अपना ट्रेनिंग शुरू किया था बचपन में। एक बचपन का एक ड्रीम था कि उनके जैसा कभी किसी दिन फिजिक बने। और फिजिक हालांकि काफ़ी पहले उस तरह की बन चुकी थी, बट एक सपना वो भी था कि कभी उनसे मुलाकात भी हो। और वो मुलाकात मेरी अ, हुई कुछ महीनों पहले। और हुआ यूँ कि मैं ऋतिक सर की जो फैमिली है, उनके जो डैड हैं राकेश रोशन सर, पिंकी रोशन मैम, उनको मैं काफ़ी समय से जानता हूँ। उनके साथ में हमारी थोड़ी बातचीत होती रहती थी टाइम टू टाइम। उन्होंने थोड़ा सा फिटर के जो प्रोग्राम्स हैं उनको फॉलो भी किया था। तो उसके बाद में फिर वहीं से चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ी और मौका मिला ऋतिक सर से मिलने का। तो काफ़ी हमने डिस्कस किया हेल्थ के बारे में, उनको पर्सनल फिलॉसफीज के बारे में, और मिलके काफ़ी अच्छा लगा। होपफुली कभी फ्यूचर में साथ में काम भी करेंगे। वाकई, और अपने रोल मॉडल के साथ आप आने वाले वक्त में काम करें, कुछ नया कुछ देखने को मिले, हम भी उसका इंतजार करेंगे। एक आखिरी सवाल जैसी मैं आ रहा हूं, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिहाज से क्या टिप्स देंगे? उन्हें कहां पर फोकस करना चाहिए, किन क्षेत्रों पर फोकस करना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ है वो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, वो ये कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप सिर्फ पैसे को लेकर एक बिजनेस बनाएंगे तो वो आप एक बिजनेसमैन कहलाएंगे, ना कि एक एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो प्रॉब्लम ढूंढता है और फिर उस प्रॉब्लम का हल ढूंढता है। तो सबसे बड़ी एक जो स्किल होनी चाहिए, जो आप में एक आपकी महारत होनी चाहिए, वो इस चीज़ में कि आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकें। और लकीली वी स्टे इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स भी हैं, बट प्रॉब्लम्स ऑल्सो मीन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो आप ज़्यादा दूर मत जाइए, आप बहुत ज़्यादा डोंट गो इन द डायरेक्शन ऑफ हैप्पीफुल। जो आपकी आजू बाजू जो समस्याएं हैं, चाहे वो हेल्थ को लेकर समस्या हो, चाहे वो हाइजीन को लेकर समस्या हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट को लेकर समस्या हो, उन समस्याओं का एक हल ढूंढेंगे तो हो सकता है कि अगर वो चीज़ आपको बॉदर कर रही हो तो वो 50 लोगों को और बॉदर कर रही हो, और उसका जो एक सोल्यूशन है वो लोग आपसे खरीदना चालू करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज मच बिगर देन जस्ट बीइंग अ बिजनेसमैन हु डज अ बिजनेस फॉर मनी। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आप प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर सकते हैं तो आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जैसी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि कितना पैशन है आपको अपने कारोबार को लेके, अपने इस ड्रीम को लेके, और एक एक स्टेप के साथ आपने आज इस कारोबार को कहाँ तक पहुँचाया। शुक्रिया, और हम चाहेंगे कभी आप स्टूडियो आइए और लंबी चर्चा करेंगे, थोड़ा आपकी भी जर्नी के बारे में जानेंगे, आखिर कहाँ से आपने ट्रांसफॉर्मेशन हासिल की। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये था आज का स्टार्टअप मंत्र, जहां पर हमने तमाम बातें आपको बताई, आपको इंस्पायर करने का काम किया, बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन दी। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।